नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं दोस्तों औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, अनअकैडमी की तरफ से एक आप लोग सभी लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए, चूंकि आप सभी लोगों का जो एग्जाम है वो 26 सितंबर को है, जो कि आपका एग्जाम जो है वो 26 सितंबर को होने वाला है, रीट का एग्जाम। इस सभी को देखते हुए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एम रीट सितंबर 2021 के नाम से एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपके प्राइस दोस्तों 80% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बैच आपको मात्र 729 रुपए में देखने को मिलेगा। मात्र 729 रुपए में ये बैच आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपकी पेपर फर्स्ट, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की तैयारी कराई जाएगी। आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से हो, आपको सीडीपी, हिंदी, मैथ, संस्कृत, ईवीएस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे दोस्तों इस पे लिखा हुआ है 899 और लिखा हुआ है 699। एक साल की वैलिडिटी होगी, 12 मंथ की वैलिडिटी होगी आपके कोर्स की, जो कि 899 का है। लेकिन दोस्तों यदि आप हमारे रेफरल कोड को यूज करेंगे, रेफरल कोड है AUDI10, AUDI10, तो दोस्तों यही 899 वाला जो है वह आपको मात्र 729 में पड़ जाएगा। दोस्तों आपको एक अहम बात बता दूं अनअकैडमी की तरफ से, अनअकैडमी पे आपको सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, एमपी टेट हो, चाहे रीट टेट हो, चाहे यूपी हो, चाहे सी टेट हो, तमाम स्टेट टेट के आपके लिए सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा। जितने भी बैचेस अपकमिंग होंगे, ऑन गोइंग होंगे या कंप्लीटेड बैच होंगे, सारे के सारे के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सारे बैच पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको वीकली मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, यानी तमाम चीजें आपको मिलने वाली हैं। क्या क्या फीचर्स हैं दोस्तों? तो ये फीचर्स हैं, आपको फेवरेट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, जो कि आप देख चुके हो ऊपर। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे आपके, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज कराया जाएगा दोस्तों। यदि आप इस बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां पे जाएंगे दोस्तों, गेट लिख के आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपसे कोड मांगेगा रेफरल, तो डाल देना AUDI10, ऑडिट 10 डाल देना दोस्तों, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको 80% रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे। तो कुल मिला के ये बैच आपको मात्र 729 में रीट के लिए, सीटेट के लिए 2 जुलाई से स्टार्ट है। ये सारे बैच मात्र आपको 729 में मिलने वाले हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी क्यूरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7376114588। इस पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके क्यूरी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। आज की श्रृंखला में बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम, यूपी टेट रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित हैं? क्योंकि वह विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों यदि आप यूपी के हैं तो आपको पता होगा यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों 403 प्लस 1 404 है। यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 प्लस 1 404 है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सदस्यों की उपस्थिति दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक। दोस्तों यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश से लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? 99 प्लस 1 यानी कि 100। विद लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? 80। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? 31। इस तरीके से आपको याद रखना है।
कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? कौन सा विद्यार्थी था, कौन सा यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? मेगस्थनीज, फहान, बारबोसा या हेनसांग? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग आया था अध्ययन के लिए, हेनसांग आया था। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया है, तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा। ये बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो बिहू है वह भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का, तमिलनाडु का, असम का या उत्तर प्रदेश का? तो दोस्तों इनमें बात करूं भारत के किस राज्य का लोक नृत्य बिहू है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा असम का लोक नृत्य आपका बिहू है, और राजस्थान का घूमर है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य कथक है, उड़ीसा का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है। इसी तरीके से मैं बात करूं आप सभी लोगों से दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो आपको ये नौटंकी या कजरी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज हैं, प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? दोस्तों वाहन से निकलने वाली गैस कौन सी है? बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। जब वाहनों से निकलने वाली गैस, या हम कहें जब ऑटो डीजल का, पेट्रोल या डीजल का जब कंबिशन होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन निकलता है, सीसा निकलता है और आपका पारा निकलता है। इतने प्रदूषण आपको कहां से मिलते हैं? ऑटो डीजल के कंबिशन से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये मानव पर्यावरण संबंध फिल इन द ब्लैंक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? मानव पर्यावरण ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक है, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो पृथ्वी होती है, आपको ये पता होगा, ग्लोब आपने ले रखा होगा कभी, तो पता है ग्लोब इस तरीके से आपका सिस्टम बना होता है ग्लोब का। दोस्तों ये स्टैंड है और ये पूरी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही होती है ग्लोब। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। सी आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा? राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलोर या करनाल? दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलोर में स्थित है। कहां स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन में, जापान में, नॉर्वे में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे, चीन, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? दोस्तों अम्लीय वर्षा सर्वाधिक नॉर्वे में होती है। कहां होती है? नॉर्वे में होती है। याद रखेंगे? बोलो सर याद रखेंगे। जितने लोग अब जुड़े हुए मुझसे, एक बार सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण,
प्राकृतिक आवासीय विनाश, अत्यधिक दोहन या विदेशित प्रजातियों का समावेश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटस, मेसोफाइटस, जीरोफाइटस या इपीफाइटस। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे दोस्तों क्या कहलाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेसोफाइटस। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेसोफाइटस कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, परागकोश में या तने में? पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन कैसे होता है? जल्दी से आंसर आप सभी लोग बताएं। अर्धसूत्रीय विभाजन कैसे होता है? परागकोश में होता है, परागकणों में होता है, तनों में होता है या मूल शीर्ष में होता है? तो अर्धसूत्रीय विभाजन दोस्तों परागकोश में होता है। किसमें होता है? परागकोश में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से आपको वेरी या वियाग्रा या एनीमिया रोग। दोस्तों क्या आप जानते हो एनीमिया रोग किस विटामिन की बी की कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त की अल्पता, रक्त की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़े, जो आपके मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, मसूड़े कमजोर होना, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। और विटामिन ई की कमी से आपका हीनता जन्य रोग हो जाता है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शक्करखोरा, कौवा, कलचिड़ी या फाख्ता। कोई पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी कौन होगा? अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कौवे के घोंसले में कौन अपने बच्चे देता है, कौन अपने अंडे देता है? दोस्तों कौवा के घोंसले में क्या कोयल अपने अंडे देती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, उस पक्षी का नाम है कौवा। और दोस्तों फाख्ता जो है, फाख्ता पक्षी जो होता है वह कैक्टस के पेड़ में या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। बताओ भाई, ऑप्शन आपके सामने रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा या मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। दोस्तों हैजा दूषित जल पीने से फैलने वाली बीमारी है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया दोस्तों ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या ये सभी। प्राकृतिक पर्यावरण के कौन से घटक हैं? जल्दी से आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक ये सभी, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है
जैव भू रासायनिक चक्र क्या कहलाता है भैया लोगों? बोलो सर, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 के अनुसार तीसरी से लेकर के 5वीं तक ईवीएस की जो क्लास थी, जो ईवीएस का सब्जेक्ट था, उसको डिजाइन किया गया। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की क्लास नहीं होती, ईवीएस एज अ सब्जेक्ट नहीं होता। नेप्थनीज एक पौधा है घटपर्णी, जो मेढक, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, या मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है दोस्तों मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसमें एक अलग अलग तरीके की सुगंध आती है, जिससे कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वह खिंचे चले जाते हैं। अच्छा, नेपथनीस जो घटपर्णी पौधा होता है दोस्तों, ये क्यों कीड़े मकोड़ों को खाता है? ये अपने जो इसके लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है? दोस्तों इसका आकार होता है सुराही नुमा, इसका आकार होता है, और ये ढक्कन लगी होती, जैसे ही कोई जाता है तो ढक्कन लगा करके बंद कर लेता है। कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अच्छा एक बात बताओ, आजकल आम की सीजन चल रही है, आप सभी लोगों को पता होगा, घर में मम्मी ये सब कर भी रही होंगी, तो ये क्यों कर रही हैं? कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार से भरने से पूर्व सूर्य की धूप अच्छी तरह क्यों दिखाई जाती है? उनमें टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। भैया कांच में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कांच चटक जाएगी, नहीं, गलत। उनमें से धूल को हटाने के लिए, भैया धूल को हटाने के लिए साफ करेंगे कि धूप में दिखाएंगे? ये भी गलत। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जो जार में नमी होगी उसको पूर्णतः हटाने के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की श्रृंखला कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक वाला बटन लाइक करिए, दबाइए, जल्दी से प्रेस करिए यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहां पर जाओ जुड़, ये पीडीएफ वहां पर कर दूंगा शेयर, तो जल्दी से आइए वहां जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, लाइव सेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।